सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज का जो हमारा सेशन है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर रहने वाला है। और ये आपके अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का जो लास्ट चैप्टर है, सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है लास्ट वाले बुक का। इससे हर बार एग्जाम में आपको 6 to 8 मार्क्स 6 to 8 मार्क्स तक का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पहले तो ऐसा होता था कि एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन इससे फिक्स रहता था। इस बार भी हो सकता है कि एग्जाम में एक बड़ा क्वेश्चन आ जाए 6 मार्क्स का इससे, या छोटे छोटे क्वेश्चन भी आ सकते हैं एक दो, बट कम से कम 6 मार्क्स तो रहेगा ही, और 8 मार्क्स तक भी जा सकता है। तो इस चैप्टर को स्किप मत करिएगा। मैं आपको बहुत शॉर्ट में ये पूरा चैप्टर रिवाइज करा दूंगा। इतना भी एक करके चले जाओगे तो भी एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओगे, और बहुत चांस है कि आपको पूरा मार्क्स मिल भी जाएगा। तो पहले ये समझ लो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते क्यों है। तो सबसे पहले तो ये समझिए आप कि कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसके ऊपर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है AS3 रिवाइज्ड, चेंज हुआ है अब, ठीक है। और ये इतना इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है कि हर कंपनी को, या यूं कहो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हर कंपनी को कैश फ्लो बनाना ही पड़ता है। सारी कंपनी नहीं, छोटी कंपनी नहीं, जो बड़ी कंपनीज हैं, खास करके जो लिस्टेड कंपनी है, उसको तो कंपल्सरीली कैश फ्लो बनाना पड़ता है। वैसे भी बिजनेस में कैश एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव आइटम होता है, ठीक है। कैश की चोरी होने के भी चांसेस बहुत होते हैं, कैश का मिसमैनेजमेंट होने का भी चांसेस होता है, इसलिए मैनेजमेंट की नज़र कैश फ्लो पे हमेशा रहती है। कई बार तो ऐसा होता है कि कंपनी बहुत अच्छी हालत में है और इंसॉल्वेंट करार कर दी गई। अब ये कैसे हो गया? क्योंकि उसके पास कैश नहीं था। अगर कैश नहीं है आपके पास सफिशिएंट, तो आप क्रेडिटर्स को टाइमली पेमेंट नहीं कर पाओगे। और एक लॉ बना है, नया लॉ आया है, आईबीसी कोड 2016। ये लॉ कहता है कि अगर कोई बिजनेस अपने क्रेडिटर को पेमेंट नहीं करता है टाइमली, एक भी इंस्टॉलमेंट में डिफॉल्ट करोगे और वो क्रेडिटर अगर आपके ऊपर केस कर दिया, वो डिफॉल्ट, ऐसा तो लॉ में 1 लाख लिखा है, पर जो प्रैक्टिकली होता है वो होता है 1 करोड़। 1 करोड़ का अगर उधार है और आपने उसको पेमेंट नहीं किया, तो वो क्या करेगा, आपके ऊपर केस कर देगा, एक सिंपल केस कर देगा आईबीसी कोड के अंदर। और नतीजा ये होगा कि कोर्ट आपके खिलाफ इंसॉल्वेंसी प्रोसीजर शुरू कर दे, ठीक है। अब ये कैसे पॉसिबल है कि मान लो कंपनी है तो अच्छी कंडीशन में, पर उसके पास अभी सफिशिएंट कैश नहीं है पेमेंट करने को, तो डिफॉल्ट कर जाती है, ईएमआई में डिफॉल्ट कर गया। इसलिए आप ये समझो कि कंपनी के लिए कैश मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। क्योंकि जो बिजनेसमैन होता है ना, वो चाहता है कि उसके पास कैश आइडियल नहीं पड़ा रहे, ठीक है, कैश हमेशा यूज होता रहे। आगे चल के आप सीखोगे, जो प्रोफेशनल कोर्सेज है CS वगैरह, वहाँ पे बेसिकली ट्रेजरी मैनेजमेंट ही होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही होता है, ट्रेजरी मैनेजमेंट कोर्स होता है, जहाँ पे यही सिखाया जाता है कि सरप्लस कैश को कैसे यूज करें। तो कैश को आप आइडियल मत छोड़ो, बट ध्यान रखो कि कैश का डिफिशियंसी भी ना हो, ठीक है। तो इन सबको समझने के लिए हम लोग कैश बजट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, अलग अलग तरीके से कैश का एनालिसिस करते हैं। तो उसी का एक टूल है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। आई होप आपको इसका इंपॉर्टेंस समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत। सबसे पहले मीनिंग क्या है कैश फ्लो स्टेटमेंट का? तो कैश फ्लो स्टेटमेंट एक सिंपल सा स्टेटमेंट है, ठीक है, जो बेसिकली कंपनी का इनफ्लो और आउटफ्लो बताता है कैश का। यहाँ पे क्रेडिट से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे हम बात करेंगे कैश में, कैश का इनफ्लो और कैश का आउटफ्लो। अब इसमें प्रिंसिपल और रेवेन्यू एक्टिविटी को आप इग्नोर करोगे, ठीक है। इनफ्लो होना चाहिए, चाहे वो किसी वजह से हो, शेयर इशू करके हो, फर्नीचर बेच के हो। इनफ्लो अगर है तो कैश इनफ्लो माना जाएगा। वैसे ही आउटफ्लो भी हो सकता है, चाहे वो रेवेन्यू नेचर का हो या कैपिटल नेचर का हो। तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन में जो कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो होता है वो सिर्फ 3 तरीके से हो सकता है, ठीक है। ये आप याद रखो, 3 ही तरीका है जिससे आपका कंपनी में कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो हो सकता है। वो क्या क्या है? तो पहला है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का मतलब होता है जो सेल परचेज आप करते हो, ठीक है। जो PL अकाउंट, आप ऐसा समझ लो कि जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है ये रिलेटेड है आपके इनकम स्टेटमेंट से, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। ट्रेडिंग अकाउंट, PL अकाउंट कह लो, वही इनकम स्टेटमेंट, उससे रिलेटेड जो भी एक्टिविटी है वो आ जाता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये किससे रिलेटेड है? ये आपके, वैसे तो ये दोनों ही आइटम, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग आइटम,
मेनली आपके बैलेंस शीट से रिलेटेड है, जिसमें से इन्वेस्टिंग बोलता है बैलेंस शीट का एसेट साइड, बैलेंस शीट का जो एसेट साइड है उसके आइटम इन्वेस्टिंग में कवर हो जाते हैं, और बैलेंस शीट का जो लाइबिलिटी साइड है वो कवर हो जाता है फाइनेंसिंग में। ऐसे आप समझ लो, याद रखने के लिए थोड़ा बहुत डिफरेंस है, पर मोस्टली मोटा मोटी तौर पे यही है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या क्या कवर होता है वो हम डिटेल में बात करेंगे, इन्वेस्टिंग में क्या क्या कवर होता है वो भी डिटेल में बात करेंगे, और फाइनेंसिंग में भी डिटेल में बात करेंगे विद फॉर्मेट। तो अभी आपको तीन एक्टिविटी का नाम याद रखना, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। ऐसे भी याद नहीं होता तो ये याद रखो, ट्रेडिंग पीएल ऑपरेटिंग है, बैलेंस शीट का एसेट्स इन्वेस्टिंग है क्योंकि हम इन्वेस्ट करते हैं, एसेट्स में भी तो इन्वेस्ट ही करते हैं। फाइनेंसिंग जो हमको लोन देता है, जहां से पैसे आते हैं, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, वो आपके कवर हो जाते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, लायबिलिटी साइड वाला पोर्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं आप उसमें। अब कैश फ्लो शुरू करने से पहले कुछ टर्म्स हैं जो मैं पहले ही क्लियर करना चाहता हूं। जैसे कैश फ्लो में जो कैश इस्तेमाल होगा, तो कैश, ओपनिंग कैश और क्लोजिंग कैश, मेन उसी चीज की बात हो रही है। आपके पास ओपनिंग कैश है और जो पूरे साल का एक्टिविटी है वो दिया रहेगा, और क्लोजिंग कैश आपको दिया रहेगा। ठीक है, या इसमें से कोई एक आपको निकालना पड़ता है, मेनली क्लोजिंग कैश नहीं निकालना पड़ता है। ठीक है, या क्लोजिंग कैश दिया रहता है। तो ऐसे समझ लो कि अगर आप ओपनिंग कैश में आप जो इन तीनों एक्टिविटी से आने वाला कैश, नेट कैश, इनफ्लो या आउटफ्लो ऐड या लेस करोगे, तो जो बैलेंस निकल के आएगा वो कहलाता है क्लोजिंग कैश। खैर, इसको हम आगे बात करेंगे। अभी पहले हम लोग ये समझ ले कि जो कैश है, कैश को यहाँ पे थोड़ा इलेबोरेट किया गया है। सबसे पहले तो कैश, कैश किसको कहते हैं पहले ये समझ लो। ये हम लोग जानते हैं कैश का मतलब यहाँ पे कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, ये दोनों होता है कैश। कैश में यहाँ पे दोनों आ जाएगा, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। दूसरा टर्म है कैश इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे आपके पास हमेशा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट करके टर्म यूज होगा, कभी सिर्फ कैश या बैंक इस्तेमाल नहीं होगा, दोनों मिला के होगा, कैश प्लस कैश इक्विवेलेंट ऐसे बोलेगा। अब कैश इक्विवेलेंट क्या होता है, तो एक लाइन में बताऊं तो कैश इक्विवेलेंट ऐसा आइटम है जिसका लाइफ 90 दिन से कम होना चाहिए। पहली बात, पहली शर्त है कि 90 दिन से कम होना चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि जब मैच्योरिटी होगा, जब भी उसको हम बेचेंगे, जब भी उसको हम कैश में कन्वर्ट करना चाहेंगे, तो जितना का वैल्यू है उतना ही पैसा रिकवर हो, मतलब रिस्क उसमें इन्वॉल्व ना हो। ऐसा ना हो कि 10 लाख का सामान है, बेचने का मार्केट में तो 12 लाख मिल जाए या 6 लाख मिल जाए, 8 लाख मिल जाए, नहीं, 10 लाख का सामान है तो 10 लाख ही मिलेगा, बहुत कम तो 1000-2000 का अंतर आए। ठीक है, मतलब बहुत इनसिग्निफिकेंट अमाउंट का डिफरेंस आए, ऑलमोस्ट वैल्यू सेम रहे। चलो यहाँ पे देखो क्या बोलता है इसको, कैश इक्विवेलेंट का मतलब दीज आर द शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, दैट आर रेडली कन्वर्टेबल इनटू नोन अमाउंट ऑफ कैश। अब ये नोन अमाउंट ऑफ कैश इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको याद रखना है क्या है, तो नोन अमाउंट ऑफ कैश। ऐसा नहीं कि कुछ भी अमाउंट मिल जाए, नहीं, आपको जो जितना का वैल्यू हो उतना ही मिले। एंड विच प्रेजेंट इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंजेस, अमाउंट में चेंज होने का भी खतरा कम से कम, यही कहलाता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, तो अगर शॉर्ट में बोले तो 3 टर्म इसमें इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं वो 3 टर्म क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसमें। पहला इंपॉर्टेंट है रेडली कन्वर्टेबल, ठीक है, पहला टर्म इंपॉर्टेंट है रेडली कन्वर्टेबल, रेडली कन्वर्टेबल। दूसरा नोन अमाउंट ऑफ कैश एंड इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंजेस, ये 3 इंपॉर्टेंट टर्म है इसमें। ठीक है, चलिए इसको और समझने के लिए शॉर्ट में यहां पे ये भी लिखा हुआ है, देयर आर 2 कंडीशन दैट मस्ट बी सेटिस्फाइड फॉर क्वालिफाइड एज कैश इक्विवेलेंट। पहला, शॉर्ट मैच्योरिटी पीरियड होना चाहिए, वही रेडली कन्वर्टेबल, 3 मंथ्स और लेस, मतलब 90 दिन या 3 महीना या उससे कम, फ्रॉम द डेट ऑफ विच एक्विजिशन, फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स एक्विजिशन। ठीक है, दूसरा इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंज इन इट्स वैल्यू, जो मैंने अभी बताया था वही, इसका एग्जांपल वगैरह दिया हुआ है, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल बिल, जो आपने बीएसटी में पढ़ा है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में, वही सब चीज है। एग्जांपल यहाँ देखो मैंने लिख दिया आपके सामने, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक,
करंट इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज, चेक एंड ड्राफ्ट ऑन हैंड, ये सब एग्जाम में टर्म आ जाता है, तो आपको ये सब एक बार देख के जाना होगा। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, वो आप ध्यान दीजिएगा। नोट क्या है कि बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ये करंट लायबिलिटी होता है। तो अब करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी जाता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी में पीएल आइटम, पीएल का आइटम तो जाता ही है, बट बैलेंस शीट का करंट एसेट में करंट लायबिलिटी भी जाता है, एक्सेप्ट ये दोनों आइटम, कैश, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट। इसको क्या मानते हैं? इसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी मानते हैं। ठीक है, ये बात आपके सीबीएसई में नोट में दिया हुआ था, इसलिए इसको आप हमेशा क्या मानोगे? फाइनेंसिंग एक्टिविटी मानोगे, क्योंकि स्पेसिफिकली इसके बारे में बोला गया है। henceforth they will not be considered as, यहाँ देखो लिखा, they will not be considered as cash and cash equivalent, इसको cash and cash equivalent नहीं माना जाएगा। चलिए, क्लासिफिकेशन ऑफ कैश फ्लो, ये हम लोग पहले ही देख चुके हैं। 3 एक्टिविटी में क्लासिफाई करते हैं, 3 कैटेगरी में, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, इसमें कुछ नया चीज है नहीं। अब हम लोग शुरू करते हैं तीनों एक्टिविटी को डिटेल में पढ़ना। सबसे पहला ऑपरेटिंग एक्टिविटी से बात करते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, पहला आपका यही आ गया। ठीक है, चलिए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात करें अगर, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यहां पे क्या बताता है आपको? ऑपरेटिंग एक्टिविटी आर द मेन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी ऑफ एन एंटरप्राइज, जो मैंने कहा था ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट का वो सारा आइटम, सेल परचेज वो हो गया। एज सच दे इंक्लूड कैश फ्लोज from those transactions and events which enter into the ascertainment of operating profit or loss of the enterprise, इसको कहते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। एग्जाम्पल आपके समझने के लिए, यहाँ पे कैश रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स या रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, कैश रिसिप्ट फ्रॉम रॉयल्टी, फीस, कमीशन एंड अदर रेवेन्यू, कैश रिसिप्ट फ्रॉम डेटर एंड बीआर, कैश पेमेंट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कैश पेमेंट टू क्रेडिटर एंड बीपी, ठीक उसका रिवर्स है ये, कैश पेमेंट टू वेजेस, सैलरी एंड अदर पेमेंट ऑफ एम्प्लॉइज, कैश पेमेंट ऑफ और रिफंड ऑफ इनकम टैक्स अनलेस दे कैन बी स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड विद फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो नॉर्मली ऐसा होता नहीं है कि सेपरेट मिले, आप नॉर्मली इनकम टैक्स को भी ऑपरेटिंग का ही पार्ट मानोगे, इसी में शो करोगे। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट नोट है, इसको आपको ध्यान रखना है। देखिए इंपॉर्टेंट नोट क्या है, जैसे नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन या डिविडेंड, इन सबको इन्वेस्टिंग या फिर फाइनेंसिंग का पार्ट माना जाता है, क्योंकि ये रेवेन्यू का पार्ट नहीं मानते। क्योंकि बट अगर ऐसी कोई कंपनी है मेरी, ऐसा कोई बिजनेस है जिसका मेन काम ही है शेयर्स में, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना, ठीक है, या बैंक है मेरा, बैंक है, म्यूचुअल फंड है, ऐसा कोई कंपनी है जिसका काम ही है इंटरेस्ट का ही उसका मेन काम है, इसका ऑपरेटिंग एक्टिविटी है वो, तो उस केस में इंटरेस्ट या डिविडेंड आप कहां दिखाओगे? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दिखाओगे। अदरवाइज नॉर्मल बिजनेस के केस में वो क्या माना जाएगा? या तो इन्वेस्टिंग में जाएगा या फिर फाइनेंसिंग में जाएगा, डिपेंड करता है कि आपने शेयर इशू किया है या शेयर खरीदा है। ठीक है, जैसे लोन लिया है कि लोन दिया है, वही बात यहां लिखा है। इन केस ऑफ फाइनेंशियल इंटरप्राइज सच एज बैंक और म्यूचुअल फंड कंपनी, outflow या inflow arising from purchase and sale of securities will be treated as flow from operating activity because purchase and sale of securities are part of main revenue generating activity in case of financial enterprise. In addition, interest paid and interest received as well as dividend received will also be treated as cash flow from operating activity in case of financial enterprises. I hope आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी किससे रिलेटेड है? तो हम लोग बात किए थे कि जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है ये रिलेटेड है आपके बैलेंस शीट के एसेट साइड से। एसेट साइड कौन सा एसेट? तो नॉन करेंट एसेट, नॉन करेंट एसेट। इसमें भी मैं आपको बता दूं, ऑपरेटिंग रिलेटेड है P&L अकाउंट से प्लस करंट एसेट प्लस करंट लायबिलिटी,
ये 3 आइटम जाता है इसमें, कुछ एक्सेप्शन को छोड़ के, जो मैंने आपको बता दिया अभी, बैंक ओवरड्राफ्ट, एनसीसी, उन सबको छोड़ के। चलिए इसमें क्या बोलता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लो डायरेक्ट, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिया आपके लिए। एग्जाम्पल क्या है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का, तो कैश पेमेंट फॉर अक्वायर अ प्रॉपर्टी, प्लांट इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट, मतलब लॉन्ग टर्म एसेट्स। फिर कैश रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ प्रॉपर्टी, इन्हीं सब का सेल वो भी आ जाएगा, मतलब सेल परचेज दोनों, बट फिक्स नॉन करंट एसेट्स का। फिर कैश रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ शेयर, वारंट, डेट इंस्ट्रूमेंट अदर देन फाइनेंशियल कंपनी का, फाइनेंशियल कंपनी में नहीं, अदर देन फाइनेंशियल कंपनी की बात हो रही है यहाँ पे। या लोन्स एंड एडवांसेस टू थर्ड पार्टीज, वो सब भी। अगर फाइनेंशियल इंटरप्राइज है तो ये ऑपरेटिंग माना जाएगा, बट नॉर्मल इंटरप्राइज में क्या माना जाएगा, इन्वेस्टिंग माना जाएगा। फिर कैश रिसिप्ट फ्रॉम रिपेमेंट ऑफ, मतलब आपने लोन दिया है वहां से पैसे आए हैं, तो वो आपके लिए क्या माना जाएगा, इन्वेस्टिंग, ठीक है। बट अगर फाइनेंसिंग है तो ये आपका ऑपरेटिंग में चला जाता है। फिर कैश रिसिप्ट फ्रॉम इंश्योरेंस क्लेम ऑफ प्रॉपर्टी, ये भी ध्यान रखना कि कोई प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस क्लेम आया है, प्रॉपर्टी का, गुड्स का नहीं, प्रॉपर्टी का है तो कहां जाएगा, इन्वेस्टिंग में जाएगा। कैश रिसिप्ट या डिविडेंड इन केस ऑफ, कैश रिसिप्ट या डिविडेंड वो भी जाएगा इन्वेस्टिंग में। अगर रिसिप्ट है इंटरेस्ट या डिविडेंड, अगर इंटरेस्ट या डिविडेंड पेड है तो फाइनेंसिंग में जाएगा, क्योंकि रिसिप्ट आप तभी करोगे जब आप इन्वेस्ट करोगे, और पेड तब करोगे जब आप किसी से उधार लोगे, फाइनेंस कराओगे। और अगर ये फाइनेंसिंग एंटरप्राइज है तो ये कहाँ जाएगी, ऑपरेटिंग में। रेंट रिसीव फ्रॉम प्रॉपर्टी, ये भी जाएगा आपका इन्वेस्टिंग में। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि रेंट लगता है कि पीएल का आइटम है, नहीं। यहाँ पे एक बात ध्यान देना आपको कि एसेट्स, ये उससे जुड़ा हुआ जो भी इनकम या एक्सपेंस है वो भी उसी हेड में जाता है जहाँ पे वो एसेट जाता है, मतलब जहाँ गाय है वहीं बछड़ा भी जाएगा, ऐसे याद रखो, ठीक है। अगर आप बिल्डिंग इन्वेस्टिंग में दिखाते हो तो बिल्डिंग से जुड़ा हुआ रेंट भी इन्वेस्टिंग में दिखाओगे। अगर आप कोई शेयर इन्वेस्टिंग में दिखाते हो, शेयर में इन्वेस्ट किया है वो इन्वेस्टिंग में दिखाओगे, तो उससे मिला हुआ डिविडेंड भी इन्वेस्टिंग में दिखाओगे। लोन अगर लिए हो, लोन फाइनेंसिंग में दिखाओगे, तो उससे जुड़ा हुआ इंटरेस्ट भी फाइनेंसिंग में दिखाओगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा है लास्ट, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या कवर होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, तो यहां कवर होता है बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड, बट कौन सा, तो नॉन करेंट लाइबिलिटी, ये भी याद रखना है आपको, नॉन करेंट लाइबिलिटी, ठीक है। और कुछ करेंट लाइबिलिटी जो एक्सेप्शन में था वो सब, अदरवाइज नॉन करेंट ही जाता है। इसका एग्जांपल देखें, इसका एग्जांपल क्या है, यहाँ पे देखो एग्जांपल इसका, तो कैश रिसिप्ट फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर एंड अदर सिमिलर इंस्ट्रूमेंट, द शेयर, डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, जो भी है वो सब। फिर कैश रिसिप्ट फ्रॉम शॉर्ट टर्म लोन या लॉन्ग टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म क्योंकि यहाँ पे बोल दिया था, जैसे ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, वो भी आ जाता है। कैश पेमेंट टू बाईबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, जब इक्विटी शेयर खरीदते हैं ना तो उसको रिडम्पशन ही बाईबैक कहते हैं, जो हम लोग पहले से पढ़े हैं, उसको भी यहाँ पे शो करेंगे, मतलब इशू करने में पैसा आएगा तो भी इसी में जाएगा, और पेमेंट करने में पैसा जाएगा तो भी इसी में जाएगा, क्योंकि इनफ्लो आउटफ्लो दोनों दिखाना पड़ता है। वैसे कैश पेमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म लोन या लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, दोनों का यहाँ पे आएगा, चाहे वो डिबेंचर हो, बॉन्ड हो, प्रेफरेंस शेयर हो, कुछ भी हो। फिर कैश पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर। अच्छा, ये इंटरिम डिविडेंड क्या होता है, तो इसमें बच्चे कंफ्यूज करते हैं। इंटरिम डिविडेंड जब आपके एक ही अकाउंटिंग ईयर, मतलब पूरे साल को खत्म होने से पहले उसी के बीच में अगर आप डिविडेंड पे कर देते हो तो उसको कहते हैं इंटरिम डिविडेंड, मतलब एक अकाउंटिंग ईयर के भीतर ही आप डिविडेंड पे कर रहे हो, तो वो क्या कहलाता है, इंटरिम डिविडेंड कहलाता है। कभी कभी कंपनी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट होती है तो वो 3 महीने के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे भी डिविडेंड दे देती है, तो उसको इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है, जो 3 महीना बनता है या 6 महीना बनता है और उसी बेस पे डिविडेंड डिक्लेयर कर देती है, तो उस डिविडेंड को इंटरिम डिविडेंड का नाम दिया जाता है। और एक होता है प्रीवियस ईयर प्रपोज डिविडेंड। अब ये प्रपोज डिविडेंड क्या है, प्रीवियस ईयर डिविडेंड क्या है, तो देखो इसका लॉजिक क्या है, जब साल क्लोज होता है, साल खत्म होता है तो अकाउंट्स बनता है,
अकाउंट्स बनता है, ऑडिट होता है, ऑडिट होने के बाद ऑडिटर्स रिपोर्ट वो जाके डायरेक्टर्स को देती है और शेयर होल्डर्स को देती है एजीएम में। डायरेक्टर्स वही ऑडिटर्स रिपोर्ट एजीएम में शेयर होल्डर के सामने डालता है और वहां बोलता है कि इस साल हम लोगों ने डिविडेंड इतना देने का फैसला किया है, क्योंकि डिविडेंड डिक्लेयर करने का राइट किसके पास है? डायरेक्टर्स के पास है। शेयर होल्डर्स अप्रूव करते हैं कि हाँ इतना डिविडेंड चाहिए कि नहीं, अगर नहीं चाहिए तो वो क्लेम करते हैं कि मुझे और चाहिए। अगर कंपनी को लगता है कि और दे सकती है तो देगी, क्योंकि कितना डिविडेंड देना है या नहीं देना है ये फैसला कौन करता है? डायरेक्टर्स करते हैं। तो इसको प्रपोजल के तौर पे एजीएम में रखा जाता है। तो पिछले साल का डिविडेंड इस साल पास होता है, इसलिए हमेशा डिविडेंड जो होता है वो प्रीवियस ईयर का मिलता है। इसको कहते हैं फाइनल डिविडेंड। ठीक है। प्रपोज डिविडेंड कहलाता है जब वो एजीएम में भी नहीं गया है, या जाने वाला है अभी एजीएम में, और जब वो प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो फाइनल डिविडेंड बन जाता है, तब वो फाइनल लायबिलिटी बन जाता है। तो ये इसका बेसिक लॉजिक चलता है। तो खैर जो भी डिविडेंड है वो सारा का सारा क्या माना जाएगा? लायबिलिटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा वो। कैश पेमेंट फॉर इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग या डिबेंचर, हाँ इंटरेस्ट के ऊपर, इंटरेस्ट जो है वो भी जाता है आपका फाइनेंसिंग में ही। चार्जेस इन बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट, बैंक जो चार्जेस लेती है वो भी जाएगा। पेमेंट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये इंक्लूडिंग शेयर इशू एक्सपेंसेस, ये ध्यान रखना कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का जो पेमेंट होता है ना, जिसको हम लोग फिक्टिशियस एसेट्स मानते थे, वो भी यहाँ पे कहा जाता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ही शो होता है। तो इन सब पॉइंट में आपको एग्जाम में फंसाया जा सकता है, जिससे पॉइंट आपको एक बार पढ़ के जाना है। अब इसका फॉर्मेट क्या है ये देख लो जल्दी से। सीबीएसई के थ्रू ये फॉर्मेट दिया गया है। क्या है ये? तो देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट जो बनाते हैं ना वो दो मेथड से बनाते हैं। एक होता है डायरेक्ट मेथड, एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। तो आपको जो फॉर्मेट पढ़ना है वो पढ़ना इनडायरेक्ट मेथड का, ये याद रखिएगा। ये दो बात आपको याद रखना है कि कैश फ्लो जो बनता है वो बनता है इनडायरेक्ट मेथड से। आपको ध्यान रखना है कैश फ्लो जो बनता है वो बनता है अंडर इनडायरेक्ट मेथड। और कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कवर करता है? AS3 रिवाइज, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ऐसे लिख देना, AS3 ही कहते हैं इसको। ठीक है। डायरेक्ट मेथड आपके सिलेबस में नहीं है, बट शॉर्ट में बता दूं, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट में कुछ खास डिफरेंस नहीं है। इनडायरेक्ट मेथड में आपको प्रॉफिट दिया रहता है और इसमें आप बैक कैलकुलेशन करते हो, मतलब नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, इसमें ऐसा एक्सपेंस जो घटना नहीं चाहिए, जहां पे कैश का फ्लो नहीं हुआ है, उसको नलिफाई किया जाता है। या ऐसा कोई इनकम जिसमें कैश का इनकम या एक्सपेंस जिसमें कैश का फ्लो तो हुआ है पर ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है, वो इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग से रिलेटेड है, उसको भी नलिफाई किया जाता है। मतलब नलिफाई करने का मतलब ऐड किया है तो लेस करो, लेस किया है तो ऐड करो। और उसके बाद एडजस्टेड निकाला जाता है नेट प्रॉफिट। ठीक है। उसके बाद वर्किंग कैपिटल चेंजेस को एडजस्ट करते हैं तो निकलता है नेट प्रॉफिट, और वो हम लोग दिखाते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। डायरेक्ट में क्या होता है? सीधा सेल परचेज, जैसे हम लोग बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट वैसे बनाते हैं, सेल परचेज वगैरह दिखा के फिर बनाते हैं। तो मेनली देखा जाए तो हमारे जो बिजनेस वर्ल्ड है वहां पे यही मेथड ज़्यादा एक्सेप्टेबल है और यही अप्लाई होता है, इसलिए यही आपको सिखाया जा रहा है। चलिए देखते हैं। कई बार तो एग्जाम में सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी पे ही क्वेश्चन आ जाता है 6 मार्क्स का। इसको अच्छे से देखना, इस फॉर्मेट को, इसको याद करना बहुत आसान है। बच्चों को लगता है कि सर इतना याद करना पड़ेगा, कुछ याद नहीं करना। देखो बहुत ईजी है, इतना सारा टर्म तो एग्जाम में आएगा भी नहीं, तो मैंने दे दिया है। बुक में तो इससे भी ज़्यादा है, मैंने कम करके दिया। जो हमें काम करनी उसको मैंने हटा दिया, जैसे एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम आपको किसी काम का नहीं, हटा दिया मैंने। ठीक है। तो मैंने उतना ही दिया जितना आ सकता है। अब इसी में से 2-4 आइटम आएंगे, इतना नहीं आएगा, कुछ ही आएगा, पर परफॉर्मा तो ध्यान रखना है ना। हाँ, इस फॉर्मेट का थोड़ा बहुत नंबर भी मिलता है, सिर्फ लाइन खींचने का नंबर नहीं मिलेगा। ये जो फॉर्मेट है इसका नंबर आपको कुछ मिल जाएगा। चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहले हेडिंग डालोगे ए, ऐसे लिखोगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये हेडिंग आपको दिखाना है। ठीक है। अब देखो इसमें क्या क्या कवर्ड है। सबसे पहला हेडिंग लिखोगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, शॉर्ट में अगर मैं बोलूं तो ये कुछ और नहीं है, ये आपका EBIT है। EBIT तो याद रहेगा आपको, या PBIT, वही है ये। टैक्स से पहले का ये ध्यान रखना है, आफ्टर टैक्स मत देना, बिफोर टैक्स देना। ठीक है। इसको भी निकालने का तरीका है,
वो भी देख लेते हैं, पहले वही देख लेते हैं। उसका भी एक अलग फॉर्मेट है, कभी कभी उसमें भी एडजस्टमेंट आता है, लेकिन बहुत कम चांस है पूछने का, पर कभी कभी पूछ लेता है। तो ये देखो यहाँ वर्किंग नोट 1 में मैंने दिखाया है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले प्रॉफिट लोगे, नेट प्रॉफिट करेंट ईयर का आफ्टर एप्रोप्रिएशन, सारे खर्चे को माइनस करने के बाद। अगर नहीं दिया रहे तो एग्जाम में आपके कभी कभी ओपनिंग प्रॉफिट और क्लोजिंग प्रॉफिट दोनों दिया रहेगा, बैलेंस 2 साल का डाटा रहेगा, तो आप दोनों का डिफरेंस ले लेना, वही बन जाएगा। ठीक है, कहाँ मिलेगा आपको? तो अंडर रिजर्व एंड सरप्लस मिलेगा। उसके साथ ऐड कर दोगे हमेशा ट्रांसफर टू रिजर्व। ठीक है, कौन सा रिजर्व? जो भी रिजर्व है, 2 साल का डाटा है तो दोनों रिजर्व का डिफरेंस भी ले सकते हो, या फिर बैलेंस ऑफ पीएल से जो ट्रांसफर होता है रिजर्व, वो वाला रिजर्व। कोई प्रपोज डिविडेंड है प्रीवियस ईयर का, वो ऐड कर देना। इंटरिम डिविडेंड है वो ऐड कर देना। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स वगैरह है वो ऐड कर देना। बट अगर कोई इनकम टैक्स का रिफंड है उसको लेस करना होगा आपको। तो आपका निकल के आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये पहला छोटा सा परफॉर्म है, एक बार पढ़ लोगे तो दिमाग में अच्छे से आ जाएगा। इसमें भी 1-2 आइटम मिलेगा, अगर मिलेगा तो, ज्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, अब देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट जब बनाते हैं ना, तो यहाँ पे हम पॉजिटिव को नॉर्मली लिखते हैं और नेगेटिव वाले आइटम को ब्रैकेट में दिखाते हैं, इस तरीके से फॉर्मेट ऐसे बनाते हैं। ये आपका पर्टिकुलर्स हो गया, ये आपका, जिसको आप पर्टिकुलर्स का, तो ये आपका हो गया पर्टिकुलर्स। ठीक है, और अमाउंट रुपीज का 2 कॉलम, इसमें ईयर नहीं होगा, बस अमाउंट रुपीज होगा। ठीक है, एक रफ यहाँ पे लिखेंगे, इसका टोटल यहाँ लिखते हैं और कंप्लीट फाइनल टोटल यहाँ लिखते हैं। इस टोटल में 3 ही अमाउंट जाता है, एक तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का टोटल अमाउंट, फाइनेंसिंग का टोटल और इन्वेस्टिंग का टोटल। ठीक है, तो बाहर वाले कॉलम में सिर्फ 3 ही अमाउंट जाता है। तो एक तरीका है बनाने का, चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या आइटम है। तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ले लिए, कभी कभी सीधा सीधा दिया रहेगा तो वही उठा लेना। अब उसमें एडजस्टमेंट करोगे फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम, ये दोनों टर्म याद रखना है आपको। ठीक है, नॉन कैश मैंने क्या कहा, दो ही चीज का इसमें एडजस्टमेंट होता है। नॉन कैश देखो बहुत लॉजिकल है। नॉन कैश मतलब ऐसा एक्सपेंस जो हम लोग बिजनेस में शो तो करते हैं पर उसमें कैश का फ्लो नहीं होता, जैसे फॉर एग्जांपल डिप्रिसिएशन, तो हम लोग तो कैश फ्लो बना रहे हैं, तो जो नॉन कैश आइटम उसको इग्नोर करना पड़ता है, मतलब नलीफाई करना पड़ता है, इसलिए नॉन कैश आइटम का एडजस्टमेंट होगा इसमें। दूसरा है नॉन ऑपरेटिंग आइटम, ऐसा कोई एक्सपेंस जो बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है, जैसे मान लो गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स या डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम, इन सब के लिए हम लोग अलग हेड बना रखे हैं, तो उसको ऑपरेशन से हटा देते हैं। तो 2 आइटम एडजस्टमेंट होगा, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम, इसलिए हेडिंग भी वही बना, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। अब इसमें क्या क्या आ सकता है, तो जो प्रोबेबल टर्म है वो मैंने यहाँ दे रखा है। डिप्रिसिएशन बहुत चांसेस आपको देखने को मिल जाएगा। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस या डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, रिटर्न ऑन, जो हम लोग एनुअली राइट ऑफ करते हैं वो सब, ये सब नॉन कैश आइटम है। गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, अमोर्टाइज्ड, ये भी नॉन कैश आइटम है। इन सबको आपने पीएल अकाउंट में लेस किया था जिससे प्रॉफिट घट गया था, अब वापस ऐड करके प्रॉफिट को बढ़ा दोगे, क्योंकि इन सब में पैसा कहीं गया नहीं है, पैसा आप ही के पास है। हमको वही जानना है कि आपके पास एक्चुअल कैश कितना है। ठीक है, ये हम लोग प्रॉफिट लॉस नहीं बना रहे, हम लोग कैश बैलेंस निकाल रहे हैं कि ऑपरेटिंग से पैसा आया कितना है। तो ये जो अमाउंट है इसमें ये सब माइनस हो चुका है, तो इसको वापस ऐड बैक कर देते हैं। फिर इंटरेस्ट पेड ऑन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। अब बोलोगे सर यहाँ तो पैसा गया है पर ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंडर में ये नहीं आएगा, ये कहाँ जाएगा, ये बोरिंग्स है तो फाइनेंसिंग में जाएगा। इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक ओडी एंड कैश क्रेडिट, ये भी फाइनेंसिंग में जाएगा, इसलिए यहाँ पे हम लोग इसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ये नॉन ऑपरेटिंग आइटम है। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, ये इन्वेस्टिंग में जाएगा। इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ये क्या है, यहाँ पे आपका पैसे का फ्लो नहीं हो रहा है क्योंकि प्रोविजन है ना, पेमेंट तो हुआ नहीं, बैड डेब्ट्स होता तो अलग बात है, ये पेमेंट नहीं हुआ, यहाँ पे प्रोविजन है, तो ये आपका एक तरह से नॉन कैश आइटम है। तो इसको हम क्या करते हैं, ऐड बैक कर देते हैं, लेस करते हैं जो आपने ऐड कर रखा है, पर एक्चुअली में इस हेड का इनकम नहीं है, जैसे इंटरेस्ट इनकम, ये इन्वेस्टिंग का इनकम है। ठीक है, डिविडेंड इनकम, ये भी इन्वेस्टिंग का इनकम है, ये वहां जाएगा। रेंटल,
रेंटल भी इन्वेस्टिंग का, ये भी वहाँ जाएगा। गेन ऑन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एग्जिस्टिंग, ये भी इन्वेस्टमेंट में जाएगा। डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, अब ये नॉन कैश आइटम है, इसको भी एडजस्ट करना पड़ता है, तो ये सबको लेस करते हैं, नलीफाई करते हैं, तो इसको ब्रैकेट में शो करते हैं, माइनस नहीं दिखाते, ब्रैकेट में दिखाया जाता है। ये सब करके निकालोगे जो फाइनल अमाउंट, वो क्या कहलाता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। यहाँ तक तो आपने ऑपरेटिंग आइटम को एडजस्ट किया, इसमें अब अभी आपको एडजस्ट करना बाकी है वर्किंग कैपिटल, इसलिए इसको लिखते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसमें वर्किंग कैपिटल एडजस्ट करोगे तब जाके आपका फाइनल ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकलेगा। नहीं, एक इनकम टैक्स भी और है, टैक्स का एडजस्टमेंट के बाद आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो निकलता है, तो ये आपका नेक्स्ट हेड बन गया। इसका नाम क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। यहाँ पे कुछ और आइटम है जो आपको याद रखना है। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, तो फॉर्मूला आपको याद होगा, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी, इन दोनों का चेंजेस का ही बात हो रहा है, ठीक है, क्योंकि इसका भी इफेक्ट ऑपरेशन पे ही पड़ता है, ठीक है। अब इस करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी में कुछ आइटम को इग्नोर करना है, जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट, सीसी, उन सबको नहीं लेना जो फाइनेंसिंग में जाता है। तो अगर आपका करंट एसेट फॉर एग्जांपल डेटर, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में नहीं, वो तो अलग हेड में जाएगा, डेटर हो गया, स्टॉक हो गया, ये सब आइटम, प्रीपेड एक्सपेंस हो गया, ये सब करंट एसेट्स है। इन सब में अगर डिक्रीज होगा तो ये क्या होगा, ऐड होगा, ठीक है। वैसे करंट लायबिलिटी जैसे क्रेडिटर, अगर क्रेडिटर इंक्रीज करेगा तो भी ऐड होगा। अब इसका लॉजिक क्या है, तो आपको समझ आता है तो ठीक, नहीं तो आप इसको ऐसे ही रट्टा मार लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो सिंपल सी बात है, अगर करंट एसेट आपका इंक्रीज होता है, करंट एसेट मान लो हम लेते हैं डेटर पहले 1 लाख का था, इसका मतलब है कि आप 1 लाख उधार बेचते थे, इसका मतलब है कि 1 लाख फंड आपको लेट से मिलता था, इतना कैश आपका ब्लॉक हो जाता था उधार में। अब आपका डेटर क्या हुआ, डिक्रीज है ना, डिक्रीज को पहले समझ रहे हैं। अब आपका डेटर 1 लाख से घट के 50,000 हो गया, कहने का मतलब कि अब हम उधार कम देते हैं। तो देखो जब तुम उधार कम दोगे तो जाहिर है मेरा कम पैसा ब्लॉक होगा, पहले 1 लाख ब्लॉक होता था, अब 50,000 ही ब्लॉक हो रहा है, तो बाकी 50,000 मेरे जेब में है। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे मेरा कैश बढ़ा या घटा, तो यहाँ तो अगर डेटर मेरा डिक्रीज करता है तो मेरा कैश इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि मेरा फंड कम ब्लॉक होगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्योंकि फाइनेंस हम लोग कहते हैं पैसे का ना जाना भी आना होता है। तो अगर करंट एसेट डिक्रीज होगा तो ये आपके लिए क्या माना जाता है, ये आपके लिए इनफ्लो माना जाता है, मतलब पैसा आपका जाने से बच गया, ठीक है। सेम यही चीज अगर क्रेडिटर में देखोगे, तो जो आपका क्रेडिटर है, मान लो पहले हमको क्रेडिटर 1 लाख तक का उधार देता था, ठीक है, अब यही क्रेडिटर मेरा क्रेडिट बढ़ा के 1 लाख से 2 लाख कर दिया, बोला 2 लाख कम भी दोगे तो काम चलेगा। इसका मतलब कि अगर मैं 2 लाख उधार ले लूंगा तो मुझे 1 लाख ज्यादा उधार मिल जाएगा, 1 लाख ज्यादा उधार मिलने का तो 1 लाख पैसा मेरे पास से कम जाएगा। अब 2 लाख तक उधार लेंगे, पहले हमको ज्यादा पेमेंट करना पड़ता था, कम पेमेंट करेंगे तो भी मिल जाएगा सामान। तो वो जो 1 लाख का जो हमको फायदा हो गया ना पेमेंट करने में, उस पैसे को हम कहीं और यूज कर सकते हैं। पैसे का यहाँ पे टाइम वैल्यू होता है, पैसा हम देंगे क्रेडिटर को, पर अभी कहीं और यूज कर लेंगे, वहां से कमा लेंगे फिर दे देंगे। तो पैसे का ना जाना भी आना होता है, मतलब पैसा हम क्रेडिटर को कम देना पड़ा तो वो पैसा मेरे पास बच गया और उसका हम कोई और यूज कर सकते हैं। तो अगर करंट लायबिलिटी बढ़ जाता है तो ये भी मेरे लिए क्या माना जाता है, इनफ्लो। इसी वजह से इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं, यही लॉजिक है। और सेम इसका उल्टा आप लगा दो लेस में, करंट लायबिलिटी अगर डिक्रीज कर जाएगा तो मेरा क्या हो जाएगा, आउटफ्लो, ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा क्योंकि अब कम उधार दे रहा है। करंट एसेट अगर मेरा इंक्रीज कर जाएगा तो ये भी मेरा आउटफ्लो हो गया, अब हमको ज्यादा उधार देना पड़ेगा, ज्यादा फंड ब्लॉक हो रहा था, ये मेरा क्या हो गया, आउटफ्लो, ठीक है। ये सब एडजस्ट करोगे तो जो आपको निकल के आएगा ना, वो कहलाता है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, इनको एडजस्ट करने के बाद। अब इसमें एडजस्ट करोगे इनकम टैक्स पेड, कितना इनकम टैक्स पे कर रहे हो, अगर कोई रिफंड है तो उसको एडजस्ट करने के बाद।
उसको लेस करोगे तो आपका फाइनल जो अमाउंट आएगा वो कहलाएगा नेट कैश फ्रॉम, मतलब अगर आएगा तो फ्रॉम, अगर जाएगा तो यूज्ड, फ्रॉम और यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और ये आपका फाइनल अमाउंट आएगा, ये वाला। ठीक है, तो ये फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको अच्छे से आप देख लेना, पढ़ लेना। ठीक है, कई बार बस इतना ही पूछता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, कि ज़्यादा वीडियो को मैं लंबा नहीं करना चाहता हूँ, आप इतना पहले देख लो। इसके ऊपर भी आपको बहुत सारे एग्जाम्पल बुक में मिल जाएगा, एक दो एग्जाम्पल भी देखोगे तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। सो थैंक यू, आज के लिए इतना है।